बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर में जो कड़ाके निकले हैं और बिजली के बिलों की सूरत में उसका जो शाखसाना सामने आया है, बातें अनवारुल हक काकड़ साहब की जो बड़ी खूबसूरत होती हैं। अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा अच्छा है। और कल भी किसी दोस्त से यही बात हो रही थी कि लफ्ज़ों को बड़ी एहतियात से और बड़ा प्रो का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो इतने इम्प्रेसिव होते हैं। आप उस तकरीब को देखें जिसमें काकड़ साहब ने वो जो लिफ्ट से बच जाने वाले लोग थे और उनको रेस्क्यू करने वाले जो थे, उनको जो अवार्ड दिए, उसमें उनके एक एक जुमले के बाद जो है वो तालियां बजी, और लग रहा था कि वो तालियां जो हैं वो दिल से बज रही थी। लोग जो हैं वो उनकी बातों से इम्प्रेस हो रहे थे। तो ये तो है लफाजी। लेकिन अब बिजली की जो सूरत हाल है और उसके बाद अवाम जिस तरीके से एहतजाज कराची से खैबर तक जो है वो सामने आया है, और लोग जो हैं वो जैसे सड़कों पे आए हैं, तो मुझे पीपल्स पार्टी का वो जो आखिरी दौर है जिसमें आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हुआ करते थे, वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के यूसुफ रज़ा गिलानी, वो बमा अहलो अयाल चोरियाँ कर रहे थे, वो बम प्रूफ दीवारें मुल्तान के अपने महल की बनवा रहे थे, वो सैलाब ज़दगान के लिए दिया गया जो हार था उसको चोरी कर रहे थे, और उसको अपने लिए बहुत बड़ा एक काबिल फ़ख्र चीज़ समझ रहे थे। उनके बेटे जो हैं वो उस ज़माने में 8-8, 10-10, 15-15 करोड़ की गाड़ियाँ हराम के पैसों से ख़रीद के तो सड़कों पे दंदनाते फिरते थे, और आवाम जो है वो बिल्कुल इसी तरह सड़कों पर थी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप उस दौर में डॉलर रेट को देखें, अगर आप फ्यूल प्राइसेस को देखें, उसके बाद फिर जो नून लीग का दौर आया, उसमें आप देखें तो वो काबिल बर्दाश्त थी। लोग एहतजाज तो हर ज़माने में करते हैं, लोग शिकवा कनात और हुकूमत से हर दौर में हर जगह पे होते हैं। लेकिन ये है कि इसके बावजूद जो सर्कल है, जो किचन है, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, और जो उनके आमदन और वसाइल का तनासुब है, वो बड़ा ठीक रहता है। और लोग इस हद तक नहीं आते कि वो 25,000 रुपया कमा रहे हों और 50,000 का बिल रिसीव कर लें, जिनके घरों में एसी तो दूर की बात, एयर कूलर भी ना हो, जिनके घरों में एक पंखा चलता हो, जिनके घरों में कोई एक दो लाइटें जो हैं वो जलती हों, जहाँ टीवी फ्रिज की सहूलत भी ना हो, वो भी 25-25 और 30-30 हज़ार का बिल अगर लेके आएंगे। और फिर उस बिल के ऊपर जो बदमाशी है वो कम से कम मेरी समझ में नहीं है। आप ज़रा अपने उस बिल को उठाएं, बिजली के बिल को उठाएं, और आप उसकी डिटेल देखें। सबसे ऊपर तो लिखा हुआ है बिजली की कीमत। अब असल बात यहीं तक है। मतलब उस मौजू को तो आप छोड़ दें कि इतने 100 यूनिट तक ये रेट ये होगा, और फिर इस यूनिट से अगर रेट 1 रुपया भी बढ़ जाएगा तो पिछले सारे मिला के भी जो प्राइस है वो 10 रुपये या 20 रुपये आगे चली जाएगी, और कोई इनको जंगल के इस काले कानून में पूछने वाला नहीं है। और आप इसका इल्ज़ाम सिर्फ इनको नहीं दे सकते। इमरान खान के दौर में भी यही था, नवाज शरीफ के दौर में भी यही था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही था, और इससे पहले मुशर्रफ ने, मरहूम ने, जो ये नेपरा बनाई थी और ये तकसीम कार कंपनीज जो बना दी थी, ये सिलसिला तब से जारी है जब से ये वापडा के हाथ से जो है वो निकल चुका है। तो सबके अदवार में यही रहा है। अब ये अगर पिछले उठ के इनके ऊपर तनकीद करते हैं या अपने दौर की मिसालें देते हैं, तो वो ज़रा शर्म से डूब मरे थोड़ा सा अपने गिरीबान में जाके कि अवाम का खून कैसे निचोड़ रहे हैं। आप जब बिजली के बिलों के उन टैक्सेस को पढ़ते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती। फलां एडजस्टमेंट है, फलां एडजस्टमेंट है, फलां सरचार्ज है, फलां फ्यूल की प्राइस की एडजस्टमेंट है, फलां टैक्स है, फलां टैक्स है ये। और फिर ऊपर इंतहाई बेशर्मी से ये भी लिखा होता है कि आपके बिल में जो 500 रुपये का रिलीफ है वो हुकूमत की जानिब से दिया गया है। यानी डाका है, बड़ा खुला सा डाका है। आप गौर करें, उन लोगों को भी पता है जो ये कीमत अदा कर रहे हैं, और उन लोगों को भी पता है जो ये कीमत वसूल कर रहे हैं। एक थोड़ी सी सामने आई है झलक के, जिसमें जब सिर्फ अभी ये बात हुई है, हालांकि वो इजलास आज वज़ीर आज़म ने तलब कर रखा है बिजली की कीमतों के हवाले से, और उसमें शायद रिलीफ का कोई इम्कान हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई इतनी बड़ी छलांग जो है वो लगा ली जाएगी या उसकी इजाज़त दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जब से अब ये एहतजाज चला है और सोशल मीडिया पे मुहिमात जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि वापडा वालों की जो बिजली है वो उनसे भी बिल लिए जाए, तो वापडा वालों को भी बड़ी तकलीफ़ है। अब जो दोस्त अहबाब हमारे वापडा में हैं, उनके अगर आप स्टेटस पढ़ें और उनकी चीखें देखें
तो आसमानों तक जा रही हैं और वो हीले बहानों से इस मामले के खिलाफ उठ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उनकी जो मुफ्त बिजली है वो दी जाए। जजों की बिजली है, ये गुड टू सी यू वाले, ये ट्रकों वाले, ये काले धन वाले, ये मुलाजमों पे जुल्म करके उन्हें मौत के मुंह में धकेलने वाले, ये गलत फैसलों पे आमीन करने वाले, ये आमरों के आगे झुक जाने वाले, इन सबकी बिजली फ्री है। इन जर्नैलों की, इन फौजियों की, इस्टेब्लिशमेंट की, इन तमाम लोगों की कि जो एक खामोश हुक्मरान है इस मुल्क के, उन सब की बिजली फ्री है। जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें आपके कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जितने भी सरकारी ओहदेदार हैं, उन सब की बिजली फ्री है। तो वो जो कहते हैं ना कि रियासत माँ होती है, रियासत यहाँ पाकिस्तान में अपनी ही माँ बनी हुई है। यानी वो लोग जो रियासती लोग हैं, उनके लिए तो रियासत माँ है कि उनको हर चीज़ फ्री दिए जा रही है, उनको माली भी मिलता है, उनको अर्दली भी मिलता है, उनको खानसामा भी मिलता है, उनको फ्री पेट्रोल भी मिलता है, गाड़ियाँ भी मिलती हैं, बिजली भी मिलती है, गैस भी मिलती है। तो उनके लिए तो रियासत माँ या नानी या परनानी बनी हुई है। लेकिन वो जो हम हैं, वो जो आप हैं, वो जो आम आवाम है, उसके लिए तो रियासत सौतेली माँ जैसी भी नहीं है। रियासत नचोड़ रही है और रियासत खुद जो है वो खा भी रही है और अपने हरकारों को, अपने नुमाइंदों को खिला भी रही है। अब ये जो पिछली दौरे हुकूमत में अकबर के 9 रतन थे, जो काबीना का हिस्सा थे, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, वो भी 16 माह में डायरेक्शन ठीक करते रहे या अपने केसेस माफ़ करवाते रहे, और उसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उससे पिछले जो थे, वो जिनके लिए, वो जो आज कहते हैं ना कि हम गुलाम हैं, यानी बंदा इन यूथियों से अब ये पूछे कि यार, जब फौज तुम्हारे साथ थी, जब जर्नैल तुम्हारे साथ थे और तुम उनकी औलादें बने हुए थे, उस वक्त तो कौम आज़ाद थी। और अब जब जर्नैलों ने तुम्हारी औकात देख के अपना दस्ते शफकत पीछे कर लिया और अब वो पीछे उठ गए, तो अब कौम गुलाम होगी। तुम लोग किस को बेवकूफ़ बना रहे हो? ये जो यूथिये हैं, कभी ये वो कैदी नंबर 804 वाली मुहिम शुरू कर देते हैं, कभी वो ट्रकों ट्रालियों के पीछे फजूलियात लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये इन्होंने शायद कोई चंद दिनों बाद पीटीआई के झंडे गुब्बारों से बांध के उसको हवा में छोड़ने की एक मुहिम शुरू कर रखी है। तो इसके अलावा चलें, अब तो आप अपोजिशन में हैं और अब तो आप तितर बितर भी हो गए हैं, अब तो आपकी कमर भी टूट गई है, अब तो आपकी हड्डियां भी तोड़ी जा रही हैं, और अब तो आपकी छितरौल भी की जा रही है, और आपको ऐसी ऐसी जगहों पे चोटें लगाई जा रही हैं कि जो ना आप बता सकते हैं और ना दिखा सकते हैं और ना चैन से बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप हुकूमत में थे तो आपने क्या किया था? ये जो लंबी लंबी छलांगें थी, आप उसको कंपेयर करें नवाज शरीफ के उस दौर से, तो ये तो इमरान खान के दौर में लगी थी। अब जब वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, 150 के पेट्रोल के ऊपर तो आप लोग चीखे मार रहे थे और 300 के ऊपर अगर आप खामोश हैं, तो भाई, जब आप लोगों ने 150 पे पेट्रोल किया था तो आपने उसको 80-85 से उठाया था, आपने भी डबल किया था। और इतनी बड़ी बड़ी छलांगे और इन्फ्लेशन जो है वो यही थी, आप ही के दौर में थी। तो आपने किया क्या? अब बुनियादी बात यह है कि हर जगह पे ये बात तो हो रही है कि जो इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई है, ये जो बुरा हाल है, ये पाकिस्तान का हो चुका है। और वो आप छोड़ दें कि आपके दाएं बाएं लोग चांद सितारों पे कमंदे डालने पहुंच गए और आप जो हैं वो अभी ज़मीन पे भी चैन से नहीं बैठ पा रहे और नहीं चल फिर पा रहे। तो इसकी वजूहात तो सारे बयान करते हैं, लेकिन इसका हल क्या है? मेरे नज़दीक इसका हल जो है वो पॉलिसियों का तसलसल ना होना है। अब मसलन आप सी पैक को लें, सी पैक को आप छोड़ दें कि वो किसने बनाई थी, मोटरवे को आप छोड़ दें कि वो किसने बनाई थी, आप उसको बतौर मंसूबा, बतौर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के लें। तो जब उसको बनाने वाले को आपने निकाल दिया या मुल्क बदर कर दिया या हटा दिया या उसको चोर चोर कह दिया, हो गया। लेकिन आप उन मंसूबों को तो आगे लेके चलते। वो जो पाकिस्तान को इस नहज तक आप लोग लेके आए, वो उन मंसूबों का रोकना है। पीटीआई के दौर में क्या हुआ था? अब जो सीपैक का मंसूबा था, सीपैक के मंसूबे में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें गवादर पोर्ट का बनना था, जिसमें हमारे अपग्रेडेशन थी एग्जिस्टिंग रोड्स की, जिसमें हमारी मोटरवेज थी, जिसमें हमारी ज़ैली सड़कें, जो राब्ता सड़कें हैं, वो सारी सड़कें मौजूद थीं, और जिसमें हमारे वो तमाम जो ज़राए इबलाग थे, जिसमें रेल नेटवर्क भी था, वो सारा था। वो अब तकरीबन जो है मोर देन 90% मुकम्मल हो गया। और अब उससे आगे जो था वो इंडस्ट्री लगना थी, इंडस्ट्रियल जोन्स को बनना था। और आपको याद है कि इमरान खान ही के उस सो कॉल्ड शफाफ दौरे हुकूमत में सी पैक का चेयरमैन कौन था?
जनरल आसिम सलीम बाजवा, वो जनरल आसिम सलीम बाजवा कि जिसने अब इंटरनेशनल फास्ट फूड की चेन बना ली। वो एक रिटायर्ड जनरल, ग्रेड 21 का ऑफिसर, उसने फूड चेन बना ली। तो कोई है उसको पूछने वाले? बाप तो उसको बना रखा था आप लोगों ने, पीटीआई वालों ने, जैसे ज़िया को नून लीग वालों ने बाप बना रखा था, जैसे अयूब को पीपल्स पार्टी वालों ने बाप बना रखा था। तो एक बाप तो इस्टेब्लिशमेंट्स में से आप हमेशा चुन लेते हैं, अब भी आपने बाप चुन रखे हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप उन वालदैन को ये सारा कुछ देते हैं, जब आप उन्हें सी पैक के चेयरमैन के ओहदे पे बिठा देते हैं, जब आप उन्हें रिटायर्ड करने के बाद बड़े बड़े इदारों के सरबराह के तौर पे दोबारा से एक नया कैरियर दे देते हैं, वो पुरानी पेंशन्स भी लेते हैं, मराआत भी लेते हैं और उसके बाद नई तनख्वाहें भी लेते हैं, तो उनसे पूछें कि क्यों नहीं किया। यानी कि सी पैक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इमरान खान के दौर में ही रुक गया, मोटरवेज पे काम रुक गया। वो जो ये लोग कहते हैं हम लोग इतना ले गए थे, इसको इकॉनमी को इतना ऊपर ले गए थे, कोई एक ईंट कहीं पे लगाई? वो जो बाहर से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट बकौल आपके कराई और वो जो आपको पैसा आया, कहीं खर्च हुआ? कहीं खर्च नहीं हुआ। अगर आपने कर्ज लेके कर्ज ही अदा किया है तो आपने किस चीज़ की गवर्नेंस की है और आपने कौन सी हुकूमत की है? आप बताएं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या किया, आपने एनर्जी सेक्टर के हवाले से क्या किया। उसके बाद वो जो सीपैक के अंदर रेल पे काम होना था, नहीं हुआ। और उसके बाद वो जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनने थे और वो जो इंडस्ट्री लगनी थी और जिसने एक्चुअल पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी इस सीपैक की बुनियाद पे बनना था, वो तो आपने नहीं बनाया, उसको आपने नहीं किया। और वो जो आपने उसके ऊपर सरबराह लगाया हुआ था, पकड़े, अब उसको जुर्रत करें। लेकिन आप लोगों ने नहीं पकड़ा। आज आप ये कहते हैं कि आपको आज़ादी चाहिए सिर्फ इसलिए कि आप बाजवा वाली फैसिलिटी आपके पास नहीं है। दोनों बाजवा वाली फैसिलिटी नहीं है, ना आसिम सलीम बाजवा वाली है, ना कमर जावेद बाजवा वाली है, ना फैज़ हमीद वाली है। और अब तो वो एक सैयद इमरान शफकत की खबर के मुताबिक कि शायद ये फैसला कर लिया गया है बड़ों की जानिब से कि वो फैज़ हमीद को गिरफ्तार करेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान की तारीख में खैर की जानिब जाने के लिए ये पहला कदम होगा। और अगर ये जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके उसको लटकाया जाता है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, तो फिर ये बात आसिम सलीम बाजवा तक भी जाएगी, फिर ये कमर जावेद बाजवा तक भी जाएगी, फिर ये बात साकिब नासूर तक भी जाएगी, फिर ये बात खोसा तक भी जाएगी, फिर ये बात बंदयाल तक भी जाएगी, फिर ये एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर तक भी जाएगी, फिर ये आपके जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ट्रकों वाले सरकार हैं उस तक भी जाएगी, फिर ये आपके आसिम हफीज़ को जिसने तशद्दुद करके उस मासूम मुलाजमा को मौत के मुंह में पहुंचा दिया उस तक भी जाएगी। और इसको जाना चाहिए, गलतियों का अजाला अब होना चाहिए। अगर ये सीपैक का मंसूबा जारी रहता, इस बात को जहन से निकाल के कि यार ये जिसने भी शुरू किया था, बेशक वो हमारा सियासी मुखालिफ था, लेकिन ये मंसूबा पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स मजीद बनाने हैं, हमें इंडस्ट्रीज के टैक्सेस को कम करना है। एग्रीकल्चर से अब आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपके मलिक रियाज एंड कंपनी और उनके साथ के मिले हुए लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का और जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड को और माई ज़रख़ेज़ ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग स्कीम्स बनाई हैं, उसके बाद आपके पास पीछे बचा क्या है? तो एग्रीकल्चर से आप क्या करेंगे? एग्रीकल्चर से तो आपने अपने जेबें बनी है। जो प्रेमा का ब्रांड है, प्रेमा दूध दही और ये सारा, ये वो जो एक साहब, वो गुजरात के चौधरी, वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू, उसने अपने इस दौरे हुकूमत में वो बना लिया। आपको पता है कि प्रेमा जो है, जो नेस्ले के मुकाबले में आया है, जो ज़रात से वाबस्ता है, ज़ाहिर है ज़रात की बुनियाद पे आप दूध दही का कारोबार और ये सारा करते हैं, वो तो परवेज़ इलाही ने बना लिया। मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ? वो पैसे तो सारे चौधरियों और उनके ख़ानदान को जाएंगे। तो आप इनको पकड़ें, आप इनसे पूछें, इनकी बनाई हुई इस तमाम इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दें, हुकूमती तहवील में ले लें। सिर्फ इन्हीं को वहाँ पे रगड़ा ना लगाएं, बल्कि इनकी जड़ों को काटें। इनकी जड़ों को काटेंगे तो पाकिस्तान की जड़ें जो हैं वो मजबूत होंगी। आज अगर ये इंडस्ट्री वाला काम होता और ये सी पैक में इमरान नियाजी के दौरे हुकूमत में ये सारा स्टॉपेज ना लगता और हमसे कतर और यूएई और सऊदी अरेबिया और फिर चाइना ख़ास तौर पे वो नाराज़ ना होते, तो आज बिजली के बिलों में ये इजाफे ना होते, क्योंकि उसमें बिजली के
मुख्तलिफ यूनिट्स जो है वो लगाए जाने थे, जिनको इस पिछले 16 महीने की हुकूमत, जिसको ये करप्ट और चोर और बूट पालशिए और फलां फलां और सारा ये कहते हैं, तो वो बहरहाल उस ट्रैक पे चढ़ा गए हैं। बूट पालशिए तो आप लोग खुद हैं। इमरान खान से बड़ा बूट पालशिया कौन होगा कि जो तलवे चाटता रहा जर्नैलों के, और जो उनकी गोद में बैठा रहा और उनको लेके वो जब वो जो अमेरिका में है ना, अपना कैंप डेविड, जहाँ किसी ज़माने में मुशर्रफ और बुश घूमा करते थे, बस उसी कैंप डेविड की तर्ज पे और उसकी नकल उतारते हुए इसने भी एक साइड पे फैज़ और एक साइड पे बाजवा को बिठा के, और आपको याद है वो बनी गाला के लॉन में ये धूप सेक रहे होते थे और काली ऐनक लगा के, और ये वहाँ पे खरमस्तियाँ और बदमस्तियाँ कर रहे होते थे। और हाल ये था कि इन्होंने सब कुछ रोक दिया था। और दूसरी जानब इन्होंने जो कौम के साथ जुल्म किया, अब आप देखें कि जिन प्रोजेक्ट्स को आप गलत कह के आए थे, आप मेट्रो बस को, ये जो आपके हवारी थे और आप जंगला बस कहते थे, और आप मेट्रो बस के को ना बनाने की बात करते थे, लेकिन जब आपने देखा कि नहीं, ये तो फ़ायदे की चीज़ है और ये हर तरह का फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा तो जो है सो है, लेकिन बनाने वालों को हुकूमत मजबूत करने का बड़ा फ़ायदा है, तो आपने पेशावर में बनाई या नहीं बनाई? वो उसके स्कैंडल्स क्या हैं, उसमें पैसे कितने लगे, उसमें कितना खाया गया, यही जो आज अवाम का नुमाइंदा बन के और दर्द दिल लेके जो परवेज़ खटक है, ये अवामी लीडर बनने की कोशिश करता फिर रहा है, ये वज़ीर आला था। तो क्या किया था आप लोगों ने? कुछ नहीं किया, लॉलीपॉप दिया, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया। तो सवाल यही है जो मैंने बात की, मसाइल को अगर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मसाइल पे अगर बात करते रहेंगे, तो फिर वो ये प्रोग्राम, ये 20-25 मिनट जो मैं आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ, या बाकी हमारे साथी या दोस्त जो बात करने की कोशिश करते हैं, खुद आप लोग अपनी निजी महफिल में जो बात करते हैं, वो उसका फिर असर क्या होगा? अब ये जो कुछ हो रहा है, अब ये जो नई नई जो शुनीद आ रही है, और जो ये कहा जा रहा है कि अब दोबारा पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा और सारा, तो सोचें कि ये बात जाएगी कहाँ? कल असद तूर ने तो अपने प्रोग्राम में ये कह दिया था कि जनाब ये जो हुकूमत है, ये जो निगरान हुकूमत है, ये 18 माह के लिए आई है, और फिर कम से कम 10 माह। तो अगर 10 महीने, हर महीने और 15 दिन के बाद आपकी बिजली और आपकी गैस की कीमतों और आपकी एलपीजीज़ की कीमतों में इजाफा इसी तरीके से हुआ, और आपके पेट्रोल में इजाफा उधर ही वैसे ही उसी तरीके से हुआ, तो आप कहाँ खड़े होंगे? अवाम कहाँ खड़ी होगी? तो बुनियादी तौर पे अब करना क्या है? क्या नवाज शरीफ के नए बयानिए का इंतज़ार करना है? नवाज शरीफ ने आके क्या कोई अलादीन का चिराग रगड़ना है? क्या कोई फरिश्तों की फौज आएगी? नहीं। आपने इसको देखें, हर मसले का हल तो मौजूद है, और आपने इस मसले का हल भी करना है, और यकीनन करना है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के टूटने की बात करते हैं। पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। हमारी नस्ल उसको देखे या हमारी नस्ल उसको ना देख पाए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए यहाँ का आने वाला कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, और ये चांद पे भी जाएंगे, ये हर जगह पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए जड़ को मजबूत करना है। इमरान खान को ठिकाने लगाने से बात नहीं बनेगी। वो जो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, उनको पकड़ें, उन सब लोगों को पकड़ें, और सिर्फ पकड़ें नहीं, उनकी जायदादों को जब्त करें, उनके पेट में से पैसे निकालें। हम लोग इमरान खान के मुंह से ये सुनते रहे कि मैं इनसे पैसे निकलवाऊंगा, नहीं निकाले। मैं इनको लटकाऊंगा, नहीं लटकाया। हम शहबाज शरीफ के मुंह से सुनते रहे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ के उसे कराची और लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, लेकिन वो तो जफियां डालते फिर रहे हैं। तो फिर कौन करेगा? वो करेंगे कि जिनके हाथ में असल इक़्तिदार है, जिनके हाथ में डंडा है, वो जो डाढ़े हैं, वो जो कर सकते हैं, वो डैम भी बना सकते हैं। आप नहीं समझते कि आपका सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली हाइडल पावर से पैदा होती है, और हाइडल पावर का हमारा सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो कालाबाग डैम है। और कालाबाग डैम को कौन बनाएगा? कालाबाग डैम मुशर्रफ ने, मरहूम ने भी आखिरी दिनों में ये कह दिया था कि मैं उसको बना सकता था, लेकिन उसको ना बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये अदालतों के घन चक्कर, ये इन्होंने सो मोटो एक्शन, ये इनकी सासें, ये किसी का दामाद, किसी का बेटा, किसी के ट्रक, किसी के बेईमानियाँ। अब आप देखें ना कि तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक केस जो है वो उसमें है हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यूं करके ऐसे इंतजार करके बैठी है कि कब हाई कोर्ट उसका फैसला करे और फिर मैं उसको टेकअप करूं और मैं उस पर फैसला करूं, जबकि उसको पता ही नहीं है कि उसके अपने इस स्याह दौर में 54,000 से ज़्यादा केसेस जो वो पेंडिंग है। बैठा हुआ है, बंदयाल बैठा हुआ है, तो कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ इमरान खान को रिलीफ और अपनी सास की खुशी। उधर वो एक भट्टी बैठा हुआ है जिसका दामाद का चक्कर है
किसी के बेटे का चक्कर है, किसी की बेटी का चक्कर है, किसी की बीवी का चक्कर है, और अपने इन घन चक्रों में हम किन चक्रों में पड़े। क्योंकि ये अगर फैसले करते हैं और ये मसीहा बनने की कोशिश करते हैं भाई, तो ये एसी में रहते हैं, इनके ऑफिस में एसी, फिर गाड़ी में एसी, फिर घर में एसी, फिर घरों में मुलाजमीन जिनको क्रश करके, जिनको मार मार के उनसे जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं। आप देखें ना आसिम हफीज वाला वाकया, और फिर खुल के इस्तेमाल करते हैं हर चीज, और कोई बिल नहीं, कोई पूछ पकड़ नहीं, तनख्वाह भी लाखों में है। वो जो मिस्टर ABCD है, उसका क्या बनेगा कि जिसके ऊपर आपने बिलों का बोझ लाद दिया? उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि वो तरक्याती मंसूबे बिला तमीज के वो किसने शुरू किए थे, अगर वो पाकिस्तान के हक में हैं, अगर वो पाकिस्तान की तरक्की के जामिन हैं, जो कि हैं, तो उनको लेके चले। दो चीजें, एक तो ये कि उन मंसूबों को हंगामी बुनियादों पे मुकम्मल करें, हंगामी बुनियादों पे मुकम्मल करें, और दूसरा ये कि वो जो हार चोरी से लेकर सिरे महल वाले, एवन फील्ड वाले, बनी गाला वाले, ये परामा के दूध और दही वाले, ये शुगर मिलों वाले, ये स्टील मिलों वाले, ये तोशा खानों वाले, इन सब की ये सारा कुछ इसको जब्त करके इसको कौमी खजाने में जमा कराएं। और इसको कौन करा सकता है? इसको सिर्फ वो करा सकते हैं कि जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिनके हाथ में डंडा है, जिनके पास जोर है, जो जोर आवर है। और यकीनन जब ये करेंगे कि चूंकि ये खैर का काम होगा, तो अवाम आपका साथ देगी। निकालें उन जर्नैलों से जिन्होंने बाहर जाके जजीरे खरीद लिए, निकालें इस कमर जावेद बाजवा के पेट में से वो पैसा जो इसने लूट के खाया, निकालें आसिम बाजवा के पेट से पैसा और कब्जा करें, छीने उससे उस चेन को, उस फूड चेन को जो उसने हराम के काले पैसों से बना ली। निकालें ये सारा, निकालें साकिब नासूर के पेट से पैसा, निकालें जजों के पेट से पैसा, और उसके बाद ये इनके ट्रक जो इन्होंने लिए हैं वो वापस लें। फिर कौम जो है वो इंशाल्लाह एक ट्रैक पे चढ़ेगी। यहाँ पे कैदी नंबर 804 करने से कुछ नहीं होगा। वो जो कैदी नंबर 804 के स्टिकर लगा रहे हैं, वो सोचे कि हो सकता है कैदी नंबर 805 बेकसूर हो सकता है कैदी नंबर 803 भी बेकसूर हो, तो सिर्फ 804 से पहले जो 1 से लेकर 803 तक है, क्या वो सारे मुजरिम हैं? क्या 804 नंबर वाला ही आपके नजदीक बेकसूर है? शर्म आनी चाहिए। इंसाफ के तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर रखें। इस मुल्क ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। यहाँ पे जिस इनकलाब के, और अब आप देखें कि आपके अब ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये किसी भी सियासी लीडर या किसी भी लीडर के बगैर एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। तो डरे उस वक्त से कि अगर ये एहतजाज, ये लीडर लेस एहतजाज खूनी इनकलाब में तब्दील हो गया, तो फिर क्या बनेगा? फिर वो तूफान, वो होगा सुनामी। PTI तो कोई सुनामी नहीं था, वो सुनामी होगा। उस सुनामी का आपको नजर आ रहा है कि क्या होगा? अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो सुनामी आपसे मांगेगा उसको पहले ही कर दें। जिनको पकड़ने धकड़ने का सिलसिला जारी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पकड़ने से नहीं, लें, हाथ डालें इनकी फैक्ट्रियों पे, हाथ डालें इनकी जायदादों पे, हाथ डालें इनके पैसों पे, और फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की करें। कल से दोबारा अदालती सिलसिले शुरू हो जाएंगे, हम आपको इस हवाले से आगाह रखेंगे। अगली वीडियो में, अगले शो में इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।